डेट है आज 14 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है आईआईपी ग्रोथ स्लो 2.4% इन दिसंबर। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आईआईपी का मतलब है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एक इंडेक्स है, इसमें एक बेस ईयर होता है इसका, आधार वर्ष। उससे ये हम देखते हैं कि इस साल से अब तक कितनी ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रीज की। और इंडस्ट्रीज की यानी कि कंपनी की ग्रोथ कैसे देखी जाती है कि उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, कितने उसने ज़्यादा माल वस्तुएं, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं उसने, कितनी मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ी है या घटी है। तो इसकी जो आईआईपी की जो इंडेक्स है ये दिसंबर में 0.4% तक घट गई है, डिक्रीज हो गई है। रिसेंटली ये न्यूज में है। ये कंपोजिट इंडिकेटर है, ये बताता है कि कुछ इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन घटा है या बढ़ा है, उनमें क्या चेंजेज हुआ है। इसका जो बेस ईयर है, देखो बेस ईयर यूपीएससी जरूर पूछता है, ये आप जरूर याद रखना। 2011-12 इसका बेस ईयर है, आधार वर्ष। इससे हम देखते हैं कि 2011-12 में जितना प्रोडक्शन था कंपनीज का, इसमें कुछ कंपनी होती हैं, कुछ लिस्टेड कंपनी होती हैं, इसमें उनका प्रोडक्शन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी बढ़ी है या घटी है, क्या चेंज हुआ है, उनके आधार पे देखते हैं कि 2011-12 में ये कितना मैन्युफैक्चरिंग करती थी और अब कितना करती हैं। मान लो कोई एक कंपनी है, इसमें मान लो 50 कंपनी आती हैं, 50 कंपनी में उनकी जो प्रोडक्शन थी मान लो 1000 वस्तुएं प्रोड्यूस करती थी। अब ये 2011-12 में 1000 करती थी और अब कितना कर दिया है इन्होंने, ज़्यादा बढ़ा है या घटा है। ये ऐसे देखते हैं कि इसकी जो आईआईपी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। कौन इसको कंपाइल करता है, पब्लिश करता है इस आईआईपी को? इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ करता है। ये आपको याद रखना है, सीएसओ करना है, आधार वर्ष 2011-12 है, ये इतना याद होना चाहिए। ये इसको जारी करता है सीएसओ। और सीएसओ आपको पता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर है? नहीं, किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वही है, उसी का नाम है। उसमें बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट हैं, स्टैटिस्टिकल वाला, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाला, वही मिनिस्ट्री है ये। इसमें देखो 8 कोर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें मेंशन है, उनकी भी वेटेज दी गई है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनकी 40.27% वेटेज है आईआईपी में, यानी कि इन 8 इंडस्ट्रीज की 40.27% और बाकी की जो है आपकी 59 कुछ परसेंट वो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं, बाकी की। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी हैं। ये देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, लास्ट वन है रिफाइनरी प्रोडक्ट। और इनमें देखो 8 कोर इंडस्ट्रीज में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट की है, रिफाइनरी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है और फर्टिलाइजर की सबसे कम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्माइल स्कीम या प्रोग्राम। स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोग्राम है, स्कीम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स के लिए, जो भिखारी हैं भाई साहब उनके लिए। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मतलब है कि ऐसा पर्सन, मान लो कोई लड़का पैदा हुआ है बॉय, लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, वो अब लड़की बन गई, समझ रहे हो? या फिर लड़की पैदा हुई थी गर्ल्स, उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, वो अब लड़का बन गया। या फिर आप बोल सकते हो थर्ड जो पर्सन होते हैं, हिजड़ा बोल सकते हो आप। तो ये पर्सन जो होते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स, इनके वेलफेयर के लिए, इनके कल्याण के लिए, भलाई के लिए स्माइल प्रोग्राम चलाया गया है। इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके अंदर ये विभाग है, डिपार्टमेंट है, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं या बैगिंग जो परफॉर्म करते हैं, जो भी बैगर्स हैं, भिखारी, उनकी सहायता की जाती है। इसके अंदर 2 सब स्कीम इंक्लूड है, 2 सब स्कीम को मिला के ये स्कीम एक तरह से बनाई गई है स्माइल स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। एक ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो एक बैगिंग वाली स्कीम है और एक ट्रांसजेंडर वाली, इन दोनों को मिला के स्माइल स्कीम बनाया गया है। और देखो ये दोनों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है इस स्कीम में जितना भी खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और इसको इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी कि लागू करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम।
स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उनमें होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके पैसा लगाती हैं, उनमें दोनों जितना भी खर्चा होता है मिल के करती हैं और इम्प्लीमेंट भी दोनों ही करती हैं, लेकिन ये दोनों स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट टॉपिक है ILO, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में पड़ा होगा लेक्चर, तो डिटेल में आप जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली न्यूज में है ये, इसको वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना जब, उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1919 में, 1918 में खत्म हुआ था, 1919 में एक ट्रीटी हुई संधि जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सैली। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री साथ में आए और अमेरिका वगैरह, इन्होंने एक संधि की ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज, और इस संधि के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्रीमेंट किए पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, और जो भी झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, कंट्रीज का युद्ध हुआ था, उनमें एक तरह से रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन, उनका निपटारा करना कि भाई साहब आपकी सुलह कराते हैं, सबकी जो टेरिटरी वगैरह बांटी गई, बहुत सी कंट्री किसी के पास गई, बहुत सी टेरिटरी एरिया किसी के पास गया, ये सब इस एग्रीमेंट में था, ट्रीटी में, संधि में। इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, संस्था, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का मेन पर्पस था पूरे वर्ल्ड वाइड पीस एस्टेब्लिश करना और सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करना, यानी कि शांति और सुरक्षा स्थापित करना था, शांति और सुरक्षा। लेकिन भाई साहब ये लीग ऑफ नेशन फेल हो गई, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1939 में, उसके बाद तो ये फेल हो गई। लीग ऑफ नेशन का ही एक स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन लीग ऑफ नेशन आपको पता है फेल्ड हो गई, फिर इसको हटा दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड नेशन, इसका काम भी वही था जो लीग ऑफ नेशन का था, पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करना, शांति स्थापित करना, सुरक्षा स्थापित करना, और ऐसी नौबत ना आए फ्यूचर में कि थर्ड वर्ल्ड वार हो, और अब तक थर्ड वर्ल्ड वार हुआ नहीं है, यानी कि ये सक्सेसफुल रही यूनाइटेड नेशन, जो इसका काम था इसने निभाया। तो यूनाइटेड नेशन जो एस्टेब्लिश की 1945 में, उसके बाद 1946 में ILO को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी बना दिया यूनाइटेड नेशन की। तो अब ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो लेबर के जो भी राइट अधिकार वगैरह हैं, उनके जो भी मान लो लेबर से रिलेटेड है, या उनकी वेज, लेबर की जो वेज है, उन्हें मजदूरी मिलती है, उनसे रिलेटेड है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाती है, ये प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह बनाती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी इसके मेंबर हैं ILO को, वो अपने डिफरेंट कंट्रीज में, अपने देश में उन्हें लागू कर सकें और लेबर का वेलफेयर हो सके, कल्याण हो सके। इसे 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, शांति के लिए पुरस्कार ILO को मिला था, ILO की बात कर रहे हैं हम इसमें। और ये ओनली ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, UN की एजेंसी है। ट्राईपार्टाइट का मतलब है 3 इसमें स्टेक होल्डर हैं, एक गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज और वर्कर। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के मालिक, और वर्कर जो कंपनी में काम करते हैं, कर्मचारी, और गवर्नमेंट सरकार। इसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। UN एजेंसी इकलौती है ये जिसमें 3 स्टेक होल्डर हैं। ILO की बात कर रहे हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड, यूरोप में एक कंट्री है, जेनेवा, वहाँ पे एक प्लेस है, वहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ILO 2 मेजर रिपोर्ट निकालता है, ये आपको याद होनी चाहिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है मिलन 2022, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मिलन एक एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज, इसमें डिफरेंट कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। इसे 2022 की जो एक्सरसाइज है, ये अभी इसको इंडिया होस्ट करेगा। और देखो ये जब स्टार्ट हुई थी 1995 से स्टार्ट हुई थी, अंडमान निकोबार आइलैंड से। ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, उसी के पास इसको एक्सरसाइज को किया जाता है। डिफरेंट नेवी आती हैं, और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये वाला, इसके पास यहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। बहुत सारी नेवीज़ के ये शिप आते हैं, जहाज आते हैं, तो एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और ये बाईएनियल एक्सरसाइज है, यानी कि साल में 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज को बोलते हैं बाईएनियल, वंस इन ए 2 ईयर। और 2018 में जो हुई थी उसमें 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 17 कंट्रीज़ की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। मिलन 2022 जो होने वाली है, ये देखो विशाखापत्तनम के पास होगी। विशाखापत्तनम जो इंडिया है, ये आंध्र प्रदेश के पास विशाखापत्तनम है, कोस्टल सिटी, वहाँ पे होगी। पहली बार देखो ये शिफ्ट की गई है, अंडमान निकोबार के पास होती थी, अब ये विशाखापत्तनम के पास होगी।
विशाखापत्तनम के पास, पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ये। नेक्स्ट टॉपिक है सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने जा रहा है सेसा, और इसमें कुछ सेंसिटिव इशू हैं जो इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंटरिम एग्रीमेंट इसलिए साइन हुआ है ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहे। विन विन सिचुएशन या डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जितने भी पार्टी इन्वॉल्व हैं एग्रीमेंट में, समझौते में, सबका फायदा हो, सब विन विन, सबके लिए फायदा हो। इंटरिम एग्रीमेंट देखो वो एग्रीमेंट होता है सेसा को साइन करने से पहले, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सेसा। सेसा को साइन करने से पहले कोई भी कंट्री इंटरिम एग्रीमेंट साइन करती है, इंटरिम एग्रीमेंट। तो ये 30 डेज का एग्रीमेंट है। इसमें दोनों कंट्रीज ने ये एग्रीमेंट किया है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ पढ़ेंगे। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि जब ये व्यापार करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक साथ, तो एक दूसरी कंट्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती हैं वो कम लगाएं या ना के बराबर लगाएं, यानी या तो बिल्कुल हटा दें, रिड्यूस कर दें, जो टैरिफ लगता है, ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, उसे घटा दें, या बिल्कुल ना के बराबर रखें अगर रखें तो। ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसी का पार्ट है सेसा। सेसा में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाता है। तो ये इंटरिम एग्रीमेंट को देखो अर्ली हार्वेस्ट डील भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेसा से पहले साइन किया जाता है इंटरिम एग्रीमेंट, इसलिए अर्ली हार्वेस्ट डील। तो पहले से डील की जाती है, उसके बाद सेसा डील की जाती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या बायलेटरल ट्रेड है वो तो आप समझ गए ना। सेसा क्या है, मतलब कि फ्री ट्रेड को ही प्रमोट करने के लिए एक एग्रीमेंट है, समझौता, यानी कि जो ड्यूटी टैक्स वगैरह लगता है वो कम लगे या ना लगे, लगे तो बिल्कुल ना के बराबर लगे, बहुत ही कम रहे, यानी कि कोई भी हर्डल्स ना रहे, बाधा ना रहे ट्रेड करने में, व्यापार करने में एक दूसरी कंट्री के बीच में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड है यह आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया में वो $4.04 बिलियन का करता है, लेकिन जो इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से $8.24 बिलियन का करता है। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से, हम ज़्यादा माल खरीदते हैं ऑस्ट्रेलिया से और बेचते कम है, ये बस आपको पता होना चाहिए। यानी कि दुगने के बराबर ऑस्ट्रेलिया हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, और हम उसकी कंट्री में जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे आधा करते हैं। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब हम ऑस्ट्रेलिया को क्या बेचते हैं, निर्यात क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, मेडिसिन, पॉलिश डायमंड बेचते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, अपैरल, अपैरल मतलब कपड़े वगैरह। ऑस्ट्रेलिया हमारे इंडिया में क्या बेचता है, कोल, कोयला बेचता है, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एल्यूमिना, नॉन मॉनेटरी गोल्ड। सर्विस सेक्टर में जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया में वो ट्रैवल, टेलीकॉम, कंप्यूटर, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। और ऑस्ट्रेलिया जो सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है इंडिया में वो एजुकेशन और पर्सनल ट्रैवल में। 2020 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये कोल और इंटरनेशनल एजुकेशन में जो ट्रेड होती है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया में ज़्यादा होती है। ये डील है जो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंटरिम एग्रीमेंट है जो एक तरह से बिगिनिंग है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। अगले आने वाले सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जिनमें अर्ली हार्वेस्ट डील हो चुकी है। जैसे इजराइल है, मतलब अर्ली हार्वेस्ट डील हो गई, यानी कि इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के साथ, कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी, इसके भी 6 कंट्रियाँ, उनके साथ भी इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया कि इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं ये कंट्री बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूएई। ये देखो भाई साहब, ये वाली कंट्री की बात कर रहे हैं, सऊदी अरबिया, ये बहरीन है यहीं पे, ये बहरीन, कतर, यूएई यहीं पे, ये वाली कंट्री 6 कंट्री हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेसा और सेपा। देखो सेसा और सेपा में डिफरेंस इतना है, पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सेसा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा का मतलब। देखो सेपा साइन करने से पहले सेपा में कुछ ज़्यादा छूट दी जाती है जब ट्रेड की जाती है, लेकिन सेसा में कुछ कम रहती है। तो सेपा साइन करने से पहले 2 कंट्री सेसा साइन करते हैं, समझ रहे हो, और सेसा साइन करने से पहले अर्ली हार्वेस्ट डील करते हैं, जैसे इंटरिम एग्रीमेंट किया। तो ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एक तरह से एग्रीमेंट है, समझौते हैं। मेजर टेक्निकल डिफरेंस बस दोनों में इतना ही है।
जो सेसा और सेपा है इनमें क्या है, सेसा में टैरिफ रिडक्शन और एलिमिनेट की बात की जाती है फेज्ड मैनर में, मतलब पहले कुछ आइटम पे करेंगे ड्यूटी रिड्यूस या कम करेंगे या ना के बराबर करेंगे या बिल्कुल हटा देंगे, फिर कुछ और आइटम पे करेंगे, इसी तरह से फेज्ड मैनर में की जाती है। लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव लिस्ट रहती है जो उसमें कुछ आइटम रहते हैं नेगेटिव लिस्ट में, और टैरिफ रेट कोटा है, इन आइटम पे नहीं रिड्यूस किया जाता सेसा में। लेकिन सेपा थोड़ा वाइडर होता है, इससे सेपा में सारे कवर करते हैं, सर्विस और इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड है सब कवर होती है, यानी कि सेपा वाइडर है किससे, सेसा से। सेपा में ज़्यादा छूट दी जाती है ट्रेड करने के लिए, टैरिफ रिडक्शन ज़्यादा किया जाता है और ज़्यादा आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, और सेसा में कम रहते हैं। बस इतना आपको जानना है, यानी कि सेपा साइन करने से पहले कोई कंट्री सेसा साइन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो 2 लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है जब से ये हिजाब का केस आया है। हिजाब जानते हो ना, जो सर पे कपड़ा बांध लेते हैं मुस्लिम लड़कियां, उसको बोलते हैं हिजाब। हिजाब केस के बारे में स्पेशल लेक्चर में हमने पढ़ा भी था 4-5 दिन पहले। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी यही चल रहा है भाई साहब, पार्लियामेंट में ये डिमांड की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अच्छा टाइम में लाया जाए। इशू यही है, हिजाब जो केस चल रहा है, कुछ स्टूडेंट थी 5-6 लड़कियां, उन्हें कॉलेज में घुसने से मना कर दिया। कर्नाटक की उदुपी डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, क्योंकि वो हिजाब पहन के आई थी, तो उनसे मना किया था कि आप हिजाब पहन के ना आए। तो इसको लेके प्रोटेस्ट शुरू हो गया, स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट कर दिया, और हिंदू स्टूडेंट्स थे कुछ, उन्होंने भी अपने गले में जो केसर कलर का दुपट्टा होता वो टाँग के आ गए, और वो भी कहने लगे जब लड़कियां ये पहन के आ सकती हैं हिजाब, हम अपना सेफ्रॉन कलर का स्कार्फ, एक तरह से वो दुपट्टा है जो गले में टाँगते हैं, स्वापी की तरह होता है, टावल की तरह होता है थोड़ा, उसको टाँग के आ गए, पहन के आ गए। अब वो भी कहने लगे हम भी पहन के आएंगे ये। तो ये प्रोटेस्ट चल गया, फिर विद्रोह हो गया भाई साहब, धर्म का नाम ले लिया एक तरह से। किसी किसी जगह पे वॉयलेंट भी हुआ, शांत करने के लिए छुट्टियां कर दी कॉलेज ने। तो ये पूरे लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट में फैल गया है प्रोटेस्ट, वॉयलेंट रूप में भी कहीं कहीं पे हुआ है। तो गवर्नमेंट ने 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी इंस्टीट्यूशन की। जो हिजाब बैन इशू है, देखो एक तरह से मुस्लिम लड़कियों ने यहाँ पे मना कर दिया, मुस्लिम लड़कियों ने, कि हम तो हिजाब पहन के आएंगे और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। किसी मुस्लिम मतलब मुस्लिम क्लैरिक्स हैं जो, उन्होंने भी, जो मुस्लिम धर्म के मौलवी होते हैं जो, उन्होंने भी हिजाब बैन को बताया कि ये वॉयलेशन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, जो धर्म का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, उसका उल्लंघन है अगर हिजाब पे बैन लगाया जाता है, कि हर लड़की को जो पहनना चाहे तो उसको, मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की इजाज़त हो, ऐसा कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कहा। लेकिन सारा इशू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अधिकार है नहीं है क्या है। वो हिजाब केस पे हमने एक लेक्चर लिया हुआ है, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, वो देख सकते हो आप। अभी हम इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो फाउंडर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में रखा, और ये आर्टिकल 44 पार्ट 4 में आता है, और पार्ट 4 में डीपीएसपी आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट मान लो, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ये क्या है, जरूरी नहीं है कि स्टेट इन्हें लागू करे ही करे। जरूरी क्या है फिर, जब भी स्टेट पे यानी कि रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा, और सारी कंडीशन से जो क्या है सूटेबल होंगी, तब वो ला सकता है। डीपीएसपी का मतलब ये है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें डीपीएसपी में इसलिए रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने, जो संविधान करता थे, कि तब सूटेबल टाइम रहेगा तो गवर्नमेंट इनको लागू करेगी, वरना जो बहुत ज़्यादा जरूरी थे उनको फंडामेंटल राइट में रखा, मौलिक अधिकारों में, यानी कि इनको तो लागू करना ही करना है। इसलिए फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। नेगेटिव ऑब्लिगेशन है किस पे, स्टेट पे, यानी कि गवर्नमेंट पे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे। और ये डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। तो ये फंडामेंटल राइट तो लागू करने ही करने हैं, लेकिन डीपीएसपी जरूर नहीं होता, जब सूटेबल कंडीशन रहेगी जारी करना पड़ेगा। तो ये सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर किया जाए, ये स्टेट एंडिवर करेगा, एंडिवर का मतलब प्रयत्न करेगा, ट्राई करेगा, तब सूटेबल टाइम रहेगा। लेकिन अब तक कोई प्रयास किए नहीं गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि एक रूल्स का, नियम का एक मतलब एक नियम है, रूल है, कानून का एक सिद्धांत है, नॉर्म्स है, लॉ हैं कुछ, जो हर एक सिटीजन के लिए एक रहेंगे, समान रहेंगे। उनका रिलीजन, धर्म नहीं देखा जाएगा। सभी धर्मों के कोई भी लोग हैं, कोई भी सिटीजन है, नागरिक है, किसी भी धर्म का है,
किसी भी कास्ट का, सबके लिए समान रहेंगे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे मान लो शादी करने के कानून, मैरिज के या डिवोर्स के, तलाक देने के कानून सबके लिए समान रहे, ये हैं सिविल कोड। जैसे मान लो इनहेरिटेंस के लॉ, यानी कि जब बाप से बेटे पे प्रॉपर्टी जाती है, बाप से बेटी पे प्रॉपर्टी जाती है, इसके लॉ, कानून, नियम, रूल सबके लिए समान रहेंगे, चाहे किसी धर्म का हो, या सिविल कोड जो भी हैं वो सब समान रहेंगे। तो ये हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ एग्जाम्पल। हमारा संविधान क्या बोलता है, ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब भी कंडीशन सूटेबल होगी तो स्टेट क्या है, एंडीवर करेगा, प्रयत्न करेगा कि हर एक सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, सिक्योर किया जाए हमारी पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तो डीपीएसवी केवल गाइडलाइंस है, मैंडेटरी नहीं है स्टेट पे, यानी कि अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, अनिवार्य नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है कि स्टेट जब भी चाहेगा, जब सूटेबल कंडीशन होगी, लेके आएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाने की जरूरत क्या है, क्या क्या रीजन है कि लाना चाहिए। देखो पहली बात तो ये, हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर रिपब्लिक है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, यानी कि हर एक धर्म को, लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं उनको, और धर्म को प्रोटेक्शन करने की आज़ादी दी गई है। तो सबके लिए, हर एक सिटीजन के लिए कॉमन लॉ होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री सेकुलर है, तो इसलिए ज़रूरत है। दूसरा है जेंडर जस्टिस, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान अधिकार दिए हैं, चाहे नर हो या नारी हो, यानी कि मेल हो या फीमेल हो। तो वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो धर्म को लेके, क्योंकि आप सबको पता है, देखा होगा हमारे देश में धर्म के आधार पर, हर एक धर्म में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लड़कियों के साथ साथ डिफरेंट भेदभाव होते हैं। लड़कों को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कों को कम दी जाती है। तो ये जेंडर जस्टिस के लिए भी ज़रूरी है कि हर एक धर्म में औरत और आदमी के लिए समान अधिकार हो और उनके फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन ना हो, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है। तीसरी बात यह है, तीसरा रीजन ये क्यों लाना चाहिए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला था, साहबानो केस ये जजमेंट का नाम है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। और ये जजमेंट था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए एक तरह से उसकी तरफ ये कदम था। क्या ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हमारे इंडिया में है क्या? क्या ये इंडिया ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिविल मैटर में लागू करता है? देखो कुछ लॉ हैं हमारे इंडिया में जो सिविल कोड लेके आते हैं, सिविल, एक तरह से सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करते हैं, उनकी तरफ एक कदम है। जैसे इंडिया में कुछ लॉ हैं, यूनिफॉर्म कोड हैं कुछ सिविल मैटर के लिए, जो सामाजिक मामले हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही मैटर हैं इसमें ही कुछ। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये कुछ एक्ट हैं जो यूनिफॉर्म सिविल की बात करते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना धर्म के, यानी कि किसी भी धर्म के लिए, हर एक आदमी के लिए ये एक्ट समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन इनमें भी क्या है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट कर दिए हैं अब तक, आज़ादी से अब तक भाई साहब 100 से भी ज़्यादा इनमें संशोधन कर दिए हैं, सुधार कर दिए हैं। यानी कि ये कुछ मैटर ऐसे बन गए हैं जो हमारी डाइवर्सिटी को डिफरेंट जो हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको अलग अलग तरीके से डील करते हैं। यानी कि सेकुलर सिविल लॉ में इन्होंने डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल क्यों नहीं है, यानी कि क्यों नहीं लाना चाहिए? अभी तो हमने पढ़ा क्या रीज़न है कि लाना चाहिए, ये रीज़न क्या है कि क्यों नहीं लाना चाहिए। पहला तो ये देखो, सेकुलरिज्म क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता प्लूरलिटी के साथ जो हमारी कंट्री में प्रीवेलेंट है। प्लूरलिटी का मतलब ये होता है डिफरेंट जो धर्म है, जाति है, डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसका सम्मान करना, रेस्पेक्ट करना, यानी कि धर्म, हर एक धर्म का रेस्पेक्ट करना, वही प्लूरलिटी है। प्लूरल का मतलब होता है ना, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन, उसी से निकला प्लूरलिटी, यानी कि जो बहुवचन, एक तरह से बहु जाति के, बहु का मतलब बहुत, यानी कि अनेक डिफरेंट कास्ट के या कम्युनिटी के या रिलीजन के जो लोग हैं उनके लिए सम्मान हो, हर एक धर्म के लिए समान रूप से सम्मान। तो सेकुलरिज्म को हम प्लूरलिटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, विवाद नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म के नाम पे हम प्लूरलिटी को पीछे नहीं रख सकते। पहला रीजन तो ये है कि नहीं लाना चाहिए। दूसरा ये है जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, जो सांस्कृतिक भिन्नता है, विविधता है, ये क्या है, यूनिफॉर्मिटी के नाम पे नेशनल इंटीग्रिटी को ये थ्रेट नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि देखो अभी क्या है, सूटेबल टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो वॉयलेंट
एक तरह से वॉयलेंस की, हिंसा की भावना लोगों में भड़कती दिखाई देती है। तो इससे क्या है, हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, देश की अखंडता है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है डिफरेंट रीजन में धर्म के नाम पे ये रिवॉर्ट शुरू हो जाएं। तो इसके लिए कल्चरल डाइवर्सिटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इसके नाम पे। ये नोट करके रखना। देखो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में पुर्तगीज जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी, तब हमारा देश आज़ाद नहीं था। 1867 में पुर्तगीज सिविल कोड लेके आई थी और ये तब से गोवा में चला आ रहा है। गोवा में ये 4 पार्ट में डिवाइड है, जो सिविल कैपेसिटी पे डील करता है, एक्विजिशन ऑफ राइट्स, अधिकार जो हैं एक्विजिशन करने के, ज़मीन वगैरह के, राइट टू प्रॉपर्टी के, ब्रीच ऑफ राइट और रेमेडीज। ये शुरू हुआ था गॉड के नाम पे शुरू होता है ये। डोम लुइस किंग थे पुर्तगाल के, और अलगारवेज के, वहीं पे एक जगह है अलगारवेज, तो इसके नाम पे शुरू होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का, और ये लागू होता है सभी धर्मों पे वहाँ पे। ये जो गोवा का जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका नाम है गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962। दमन दीव और गोवा दोनों ये पुर्तगीज के मतलब कब्जे में थे उस टाइम पे, तो उन्होंने ये एक्ट बनाया था इस नाम से। और उसके बाद इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 5 क्लाउज 1, ये परमिट करता है कि इसका कंटिन्यूस होने की बात करता है। क्योंकि देखो जब ये गोवा वगैरह हमने लिया था पुलिस एक्शन से, पुर्तगीज यहाँ से भगाए थे, उसके बाद ये एक्ट भी बनाया गया था, यहाँ पे कोड बनाया गया था हमारे इंडिया में 1962 में। तो ये एक्ट परमिशन देता है कि जो पहला ये कोड था यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये चलता रहेगा गोवा में, तो गोवा में ये जारी रहता है। तो यही थे आज के लेक्चर में टॉपिक।